सोचिए, हर रोज करीब 50,000 लोगों को पता चलता है कि उन्हें किडनी की कोई समस्या है। 50,000 हर रोज? हाँ, और इनमें से ज्यादातर को तो मतलब हवा भी नहीं लगती कि अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये आंकड़ा चौंकाता है ना। बिल्कुल चौंकाने वाला है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने निकले हैं। बात करेंगे किडनी की जो शुरुआती बीमारी होती है, जिसे अक्सर डॉक्टर्स कह देते हैं अब ये ठीक नहीं हो सकती, ये तो क्रॉनिक है। हम्म। पर क्या ये वाकई पूरी सच्चाई है? क्या इसमें कोई उम्मीद नहीं है? हम्म। ये सारी जानकारी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आधारित है शरद मिश्रा के जुटाए गए रिसर्च और स्टडीज के एक ओवरव्यू पर। आप जानते ही हैं, शरद मिश्रा है होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर हैं, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट भी हैं, और उन्होंने इस विषय पर काफी गहरा काम किया है। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर रिसर्च ये इशारा कर रही है कि शुरुआती किडनी रोग मतलब लगभग 99% मामलों में रोका जा सकता है और काफी हद तक पलटा भी जा सकता है, तो फिर आमतौर पर ऐसा माहौल क्यों बना दिया जाता है कि भाई ये तो लाइलाज है? ये समझना बहुत जरूरी लगता है मुझे। तो चलिए इसी जरूरी मुद्दे की तह तक चलते हैं। समझते हैं कि हमारी किडनी आखिर बीमार पड़ती क्यों है, और क्या हम वाकई अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके इसे बचा सकते हैं या इसकी सेहत सुधार सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किडनी की बीमारी की ये स्टेजेस क्या बला हैं। डॉक्टर्स अक्सर एक टेस्ट की बात करते हैं, EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर हाँ, पर आसान भाषा में इसका मतलब है किडनी की खून को छानने और साफ करने की रफ्तार, या कह लें कैपेसिटी। हाँ। हाँ, इसे ऐसे समझे कि ये किडनी की परफॉर्मेंस का मीटर है। स्टेज 1 में EGFR 90 या उससे ज्यादा होता है, मतलब एकदम बढ़िया, ऑप्टिमल, फुल स्पीड। स्टेज 2 में ये घटकर 60 से 90 के बीच आ जाता है। स्टेज 3 को फिर दो हिस्सों में बांटा गया है, 3A जहां EGFR 45 से 60 है, और 3B जो 30 से 45 होता है। अच्छा। स्टेज 4 मतलब 15 से 30, और स्टेज 5 मतलब 15 से भी कम। ये गंभीर माने जाते हैं, और स्टेज 5 तो मतलब किडनी फेलियर ही है, जहां फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। यहीं पर एक बहुत अजीब बात सामने आती है, जो शरद मिश्रा की रिसर्च कॉम्पिलेशन भी हाईलाइट करती है। ज्यादातर मेडिकल सिस्टम्स और लैब्स में जब तक EGFR गिरकर 60 से नीचे नहीं चला जाता, यानी स्टेज 3A शुरू नहीं हो जाता, तब तक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में अक्सर कोई लाल झंडी, कोई वार्निंग फ्लैग नहीं लगाया जाता। मतलब रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल दिख सकती है, जबकि किडनी की कैपेसिटी 90 से घटकर मान लीजिए 65 या 62 पर आ चुकी है। माना जाता है कि 90 से ऊपर EGFR एकदम स्वस्थ किडनी का निशान है, तो फिर 60 से 90 के बीच की गिरावट को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? उसे कम से कम माइल्डली डिक्रीज्ड या कुछ तो बताना चाहिए। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस नहीं हो जाती, जब तक EGFR 59 या उससे कम नहीं होता, तब तक मरीज को अंदाजा ही नहीं लगता कि उनकी किडनी का फंक्शन कमजोर पड़ रहा है। स्टेज 2 यानी 60-90 में भी अक्सर कोई चेतावनी नहीं मिलती। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, जो बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल है, मतलब EGFR 90+, जिसे स्टेज 1 कहा जाता है, उसे भी कई बार स्टेज 1 क्रॉनिक किडनी डिजीज का लेबल दे दिया जाता है। हाँ, ये तो कमाल है। मतलब सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बढ़िया काम कर रही है किडनी, लेकिन नाम दे दिया क्रॉनिक बीमारी का। क्रॉनिक यानी वो जो ठीक ना हो सके, जो हमेशा बनी रहे। ये कैसी बात हुई? और फिर स्टेज 2 में कोई चेतावनी नहीं। ये शुरू से ही क्रॉनिक या लाइलाज मान लेने वाली सोच कहाँ से आती है? ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम जो है वो लक्षणों को दबाने या मैनेज करने पर इतना ज्यादा फोकस्ड हो गया है कि बीमारी की असली जड़ तक पहुंचने, उसे समझने और उसे बदलने की कोशिश ही नहीं होती। शायद कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि अरे, लोग अपनी लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहेंगे, या फिर ये कि बीमारी तो बढ़नी ही है, तो शुरू में बताकर डराने से क्या फायदा। लेकिन सच तो ये है कि यही शुरुआती स्टेज 1, 2 और 3A वो स्टेजेस हैं जहां बीमारी को रोकने और पलटने का सबसे ज्यादा मौका होता है। बाद में तो मुश्किल बढ़ती जाती है। तो चलिए अब उन असली विलन की बात करते हैं, उन जड़ कारणों की जो लगभग 75% किडनी की समस्याओं के पीछे होते हैं, और जिन पर अच्छी बात यह है कि हमारा काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। यहाँ कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। हाँ, मानता हूं कि कुछ रेयर कारण भी होते हैं, जैसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, गंभीर इन्फेक्शन, कैंसर या ऑटो इम्यून बीमारियां।
हाँ, वो अलग है। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों में किडनी की तकलीफ की वजह इन 4 मुख्य चीजों में छुपी होती है, जिन पर हम अब बात करेंगे। बिल्कुल। तो पहला और शायद सबसे बड़ा गुनहगार है हाई इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये बहुत सुना है। हाँ, इसे ऐसे समझे कि इंसुलिन एक चाबी है जो खून में मौजूद शुगर यानी ग्लूकोज के लिए शरीर की कोशिकाओं का दरवाजा खोलती है ताकि वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सके। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है? ये चाबी ठीक से काम नहीं करती या कोशिकाएं इस चाबी की मतलब इंसुलिन की सुनती नहीं, दरवाजा नहीं खोलती। अच्छा। नतीजा, खून में शुगर बढ़ जाती है, हाई ब्लड शुगर। अब शरीर क्या करता है? वो और ज्यादा इंसुलिन बनाता है इस उम्मीद में कि शायद ज्यादा चाबियां काम कर जाएं। तो खून में शुगर भी ज्यादा और इंसुलिन भी ज्यादा। डबल प्रॉब्लम। हाँ, ये बढ़ा हुआ इंसुलिन और शुगर शरीर में अंदरूनी सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बनते हैं। तो ये तिकड़ी हाई शुगर, हाई इंसुलिन, सूजन और हाई ब्लड प्रेशर, ये मिलकर किडनी की जो बारीक फिल्टर करने वाली नलिकाएं हैं ना, जिन्हें ग्लोमेरुली और ट्यूब्यूल्स कहते हैं, हाँ। उन पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। ये नलिकाएं बहुत नाजुक होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, वो डैमेज होने लगती हैं और बार बार ऐसा होने पर उनमें स्कारिंग यानी परमानेंट निशान पड़ जाते हैं, जिससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो जाती है। बाप रे, ये तो पूरी चेन रिएक्शन लगती है, इंसुलिन से शुरू होकर किडनी डैमेज तक। और दूसरा बड़ा कारण जिसकी बात होती है वो है जंक फूड और खराब डाइट। मतलब वही बाहर का तला भुना, पैकेट वाला खाना, मीठी ड्रिंक्स, जो आजकल इतना आम हो गया है। बिल्कुल सही। प्रोसेस्ड खाना कई तरह से किडनी का दुश्मन है। पहली बात, इसमें चीनी, मैदा और खराब फैट्स होते हैं जो सीधे सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जिसकी बात हमने अभी की। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये शरीर में मिनरल्स का संतुलन बिगाड़ देता है। कुदरती खाना जैसे फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, मेवे, बीज, यहाँ तक कि मांस, मछली, इनमें आमतौर पर पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है और सोडियम यानी नमक कम होता है। साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे दूसरे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। हाँ, नेचुरल बैलेंस होता है। बिल्कुल, लेकिन प्रोसेस्ड फूड में ठीक उल्टा होता है। स्वाद बढ़ाने और प्रिजर्व करने के लिए उनमें सोडियम मतलब नमक ठूस ठूस कर भरा जाता है, जबकि पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल या तो होते ही नहीं या बहुत कम होते हैं। आप चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस, डिब्बा बंद सूप, बेकरी आइटम्स, रेडी टू ईट मील्स उठाकर देख लीजिए, सोडियम की भरमार मिलेगी। कई फूड एडिटिव्स जैसे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बेंजोएट में भी सोडियम छुपा होता है। अरे हाँ। अब किडनी का एक बड़ा काम है शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बनाए रखना। जब डाइट में सोडियम बहुत ज्यादा और पोटेशियम बहुत कम होता है, तो किडनी को इस बिगड़े हुए अनुपात को संभालने के लिए ओवरटाइम करना पड़ता है। ये लगातार का दबाव किडनी को थका देता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। याद रखिए, सोडियम अपने आप में बुरा नहीं है, शरीर को उसकी जरूरत है। जरूरत तो है। हाँ, लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो जरूरत से बहुत ज्यादा हो और उसे बैलेंस करने वाले पोटेशियम और मैग्नीशियम गायब हो। ये असंतुलन ही असली प्रॉब्लम है। ये मिनरल बैलेंस वाली बहुत जरूरी है। तीसरा कारण बताया गया है क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में लंबे समय तक पानी की कमी बने रहना। हम अक्सर भागदौड़ में पानी पीना भूल जाते हैं। हाँ, और ये बहुत आम है। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। खून में मौजूद गंदगी, टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। अब किडनी का काम है इस खून को छानकर इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। जब खून गाढ़ा होता है तो किडनी को ये फिल्ट्रेशन करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस पर ज्यादा जोर पड़ता है। अच्छा। लंबे समय तक ऐसा चलने से किडनी पर स्ट्रेस बढ़ता है और उसकी कार्यक्षमता घट सकती है। साथ ही पानी की कमी से यूरिन भी कॉन्सेंट्रेट होता है, जिससे किडनी में मिनरल्स के क्रिस्टल बनने और जमा होने लगते हैं, जो आगे चलकर किडनी की पथरी मतलब किडनी स्टोन्स का रूप ले सकते हैं। ये पथरियां भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, और वो पथरी का खतरा भी इसी से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, पानी कम होने से वो मिनरल्स जमने लगते हैं। और यहाँ एक और पेच है, जैसा आप पूछने वाले थे शायद। हाँ, कि सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं। हाँ, ये भी एक अहम नुक्ता है। आजकल स्मार्ट हाइड्रेशन की बात क्यों हो रही है?
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खासकर जो कम मिनरल वाला खाना खा रहा है या बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा है, सिर्फ ढेर सारा सादा पानी पीता है, तो शरीर में मौजूद जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम खून में डाइल्यूट हो सकते हैं, यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकती है। इससे हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की कमी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। किडनी को फिर इन कम होते इलेक्ट्रोलाइट्स को बचाने और रिसाइकल करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो सादा पानी ज्यादा पीने से भी दिक्कत हो सकती है? कुछ परिस्थितियों में हाँ, इसीलिए सलाह दी जाती है कि पानी के साथ साथ बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिए जाएं। ऐसे सप्लीमेंट्स या ड्रिंक्स जिनमें सिर्फ सोडियम या चीनी ना हो, बल्कि सोडियम के साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कुछ ट्रेस मिनरल्स भी सही अनुपात में हो। ये किडनी का काम आसान करते हैं और शरीर का फ्लूइड और मिनरल संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। समझ गया, ये हुई पानी की बात। अब चौथा मुख्य कारण, दवाओं का गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, मेडिकेशन मिसयूज। मतलब हम जो दर्द की गोली, एसिडिटी की गोली यूं ही खा लेते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। खासकर कुछ खास तरह की दवाएं किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं अगर उन्हें बिना सोचे समझे या लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए। जैसे NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये वो आम दर्द निवारक दवाएं हैं जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफिनैक वगैरह, जो लोग सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये दवाएं क्या करती हैं? ये किडनी में जाने वाली खून की नलिकाओं को सिकोड़ देती हैं, जिससे किडनी में खून का बहाव, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब किडनी खून साफ तो करती है, पर उसे अपना काम करने और जिंदा रहने के लिए खुद भी तो खून से ऑक्सीजन और पोषण चाहिए। जब ब्लड फ्लो घटता है तो किडनी के सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता, जिससे वो डैमेज होने लगते हैं। इससे एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है और लंबे समय तक इस्तेमाल से क्रॉनिक किडनी डिजीज भी। फिर है एंटासिड्स, खासकर PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये दवाएं पेट में एसिड कम करने के लिए दी जाती हैं, जैसे ओमेप्रोजोल, पैंटोप्रोजोल वगैरह। लोग इन्हें गैस, एसिडिटी के लिए सालों साल खाते रहते हैं। हाँ, बहुत कॉमन है। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक इनका इस्तेमाल किडनी में एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन या इम्यून रिएक्शन पैदा कर सकता है, जिससे किडनी के टिश्यूज में सूजन आ जाती है। इसे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं और डैमेज हो सकता है। इसके अलावा पेट में एसिड कम होने से खाने से मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अरे वाह, मतलब एसिडिटी की गोली भी किडनी पर असर कर सकती है लंबे समय में। हाँ, और कुछ एंटीबायोटिक्स, सारी नहीं पर कुछ खास एंटीबायोटिक्स सीधे किडनी के सेल्स और उनके एनर्जी बनाने वाले पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की सलाह से सही डोज में और जरूरत होने पर ही लेनी चाहिए। इन्हें सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए यूं ही खा लेना खतरनाक हो सकता है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी आसानी से ये दवाएं ले लेते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कारण है, हाई इंसुलिन, खराब डाइट, पानी की कमी, दवाओं का दुरुपयोग, तो क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? इसका समाधान क्या है? बिल्कुल, उम्मीद है, और यही सबसे अच्छी बात है। जैसा हमने बार बार कहा, खासकर शुरुआती स्टेजेस में, स्टेज 1, 2, 3A में किडनी की सेहत को सुधारा जा सकता है और बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये क्रॉनिक या लाइलाज का ठप्पा हटाना होगा। समाधान उन्हीं जड़ों में छुपा है जिनकी हमने बात की। अच्छा, कैसे? सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन को काबू में लाएं। ये सबसे पहला और जरूरी कदम है। कैसे? अपने खाने से प्रोसेस्ड फूड, चीनी, मैदा, मीठी ड्रिंक्स को हटाकर इनकी जगह घर का बना ताज़ा खाना खाएं। सब्जियां, फल, सही मात्रा में, दालें, साबुत अनाज, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जैसे दालें, पनीर, अंडे, चिकन, मछली, और हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, घी, सरसों तेल, नारियल तेल। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अपनी ज़रूरत और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से तय करें। ज़रूरी नहीं कि सबको कीटो डाइट करनी है, लेकिन रिफाइंड कार्ब्स कम करना और होल फूड सोर्सेज से कार्ब्स लेना ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लक्ष्य है ब्लड शुगर और इंसुलिन को बढ़ने से रोकना। और जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसका क्या?
उसके लिए तो डॉक्टर अक्सर सीधे दवा लिख देते हैं। ब्लड प्रेशर को स्वाभाविक रूप से कम करने पर ध्यान दें। सिर्फ दवा से नंबर कम करना काफी नहीं, उसके पीछे के कारण को समझना जरूरी है। जैसा हमने देखा, हाई ब्लड प्रेशर अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस, लगातार तनाव यानी क्रॉनिक स्ट्रेस और मिनरल्स, खासकर पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से जुड़ा होता है। तो इन पर काम करें। स्ट्रेस, हाँ, वो कैसे कम करें? तनाव कम करें। रोजाना कुछ मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन, गहरी सांस लेने के व्यायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योग करें। यकीन मानिए, सिर्फ 5-10 मिनट की गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस भी ब्लड प्रेशर पर फर्क डाल सकती है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। तनाव का मतलब सिर्फ बड़ी परेशानियां नहीं, रोजमर्रा की भागदौड़, चिड़चिड़ाहट भी तनाव है। इसे मैनेज करना सीखें। और मिनरल्स? मिनरल्स पर ध्यान दें। अपनी डाइट में पोटेशियम युक्त चीजें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, एवोकाडो, बीन्स और मैग्नीशियम युक्त चीजें जैसे नट्स, सीड्स, हरी सब्जियां, डार्क चॉकलेट शामिल करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ये मिनरल्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने और प्रेशर कम करने में मदद करते हैं। पानी पीने का सही तरीका क्या बताया था आपने फिर? स्मार्ट हाइड्रेशन। हाँ, स्मार्ट हाइड्रेशन अपनाएं, यानी पर्याप्त पानी जरूर पिएं, लेकिन साथ में बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखें। खासकर अगर आप बहुत एक्टिव हैं, गर्म मौसम में रहते हैं या आपकी डाइट में मिनरल्स कम है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉस चुनें जिनमें सोडियम के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और शायद कुछ ट्रेस मिनरल्स भी हों। सिर्फ नमक या चीनी वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक्स से बचें, वो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। सही मिनरल बैलेंस किडनी को अपना काम फ्लूइड और मिनरल बैलेंस बनाए रखना ज्यादा कुशलता से करने में मदद करता है, बिना अतिरिक्त बोझ डालें। खाने के बारे में कोई और खास टिप? अपने खाने में विविधता लाएं। ज्यादा से ज्यादा तरह के होल फूड्स खाएं। कोशिश करें कि आपकी थाली में अलग अलग रंग की सब्जियां और फल हों। अलग अलग तरह की दालें, अनाज, नट्स और सीड्स खाएं। जितनी ज्यादा विविधता होगी, उतने ही अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर आपके शरीर को मिलेंगे। ये विविधता सिर्फ आपको पोषण देगी, बल्कि आपके पेट में रहने वाले करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया, मतलब गट माइक्रोबायोम को भी खुश रखेगी। अच्छा, गट हेल्थ भी जुड़ा है इससे? हाँ, और एक स्वस्थ गट माइक्रोबायोम पूरी सेहत के लिए, जिसमें किडनी की सेहत भी शामिल है, बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, वो दवाएं और टॉक्सिन्स? अनावश्यक दवाओं और टॉक्सिन से बचें। ओवर द काउंटर दवाएं, दर्द निवारक, NSAIDs और एसिडिटी की दवाएं, PPIs सिर्फ तब लें जब वाकई जरूरत हो, और कम से कम समय के लिए। इन्हें रोज की आदत न बनाएं। हल्के दर्द या एसिडिटी के लिए घरेलू नुस्खे या लाइफस्टाइल बदलाव आजमाएं। प्रिस्क्रिप्शन दवाएं। अगर डॉक्टर ने कोई दवा लंबे समय के लिए लिखी है तो उसे खुद से बंद ना करें, लेकिन डॉक्टर से खुलकर बात करें। क्या ये दवा वाकई ज़रूरी है? क्या इसका कोई सुरक्षित विकल्प है? क्या डोज कम किया जा सकता है? खासकर अगर आपको पहले से किडनी की कोई समस्या है। मतलब डॉक्टर से बात करना जरूरी है। बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स, इन्हें सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर की सलाह पर ही लें। घरेलू टॉक्सिन्स, घर की सफाई के लिए तेज केमिकल्स वाले क्लीनर्स की जगह सिरका, बेकिंग सोडा जैसे सुरक्षित विकल्प इस्तेमाल करने की कोशिश करें। प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना रखने या गर्म करने से बचें। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार यह है कि किडनी की शुरुआती बीमारी, जिसे अक्सर क्रॉनिक और लाइलाज कहकर डरा दिया जाता है, वो असल में हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी हुई है। और शुरुआती दौर में इसे न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि काफी हद तक पलटा भी जा सकता है। बिल्कुल। फोकस उन जड़ों पर करना होगा। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तनाव को कैसे संभालते हैं और किन दवाओं या केमिकल्स के संपर्क में आते हैं। असली खेल उन कारणों को समझने का है। बढ़ा हुआ इंसुलिन, बिगड़ा हुआ मिनरल बैलेंस वाला जंक फूड, पानी की कमी या गलत तरीके से हाइड्रेशन और दवाओं का बेजा इस्तेमाल। अगर हम इन जड़ों पर काम करें तो हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। ये सोच कि अब कुछ नहीं हो सकता, खासकर शुरुआती स्टेज के लिए, बिल्कुल गलत है। सही कहा, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगले बार जब स्वास्थ्य से जुड़ी कोई सलाह मिले, चाहे डॉक्टर से या इंटरनेट से, तो आंख बंद करके मानने के बजाय सवाल जरूर पूछें। समझें कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सबूत है। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने वाली बात है, क्या हम अपनी सेहत की बागडोर
अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन पारंपरिक धारणाओं या सिस्टम पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं जो शायद हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, खासकर तब जब समाधान काफी हद तक हमारे अपने रोजमर्रा के चुनाव, हमारे खानपान और जीवन शैली में छुपा हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।